हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम बीपीएससी टीयर 2 टीचर के लिए जो है साइंस के यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक के जो है प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर कैसा होगा भाई, 9 नंबर का होगा। ठीक है, 9 नंबर का होगा। और इसकी देखिए पीडीएफ जो है आप वो जो है हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी और इसको हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए हमने आपको 7 प्रैक्टिस सेट इसके टेलीग्राम पे डाल दिए। देखिए जिसमें मैथ भी है और साइंस भी है, आप उसका सोल्यूशन भी है, आप उसको देख लीजिएगा और प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरा कराने में आपने बहुत अच्छा सहयोग दिया है, आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो किसका प्रयोग किया जाता है अभी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एनीमोमीटर। ठीक है, तो हवा की गति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एनीमोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, हाइग्रोमीटर से क्या मेजर किया जाता है भाई? ये सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और एमीटर का उपयोग विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है और ओडोमीटर का जो है वाहन की दूरी मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहने की एक वस्तु का भार 980 न्यूटन है, यदि गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड -2 है तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। तो आपको यहाँ बताना है कि वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो आप जानते हैं क्या भी, W इक्वल टू क्या होता है? mg। W इक्वल टू mg। तो भार बराबर होता है मास इंटू गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो इस प्रकार आपको यहाँ फार्मूले में रखना है। इसी फार्मूले में आपको क्या करना है भी, इसी फार्मूले में रख देना है। ठीक, तो यम बराबर क्या हो जाएगा भी? यम बराबर हो जाएगा आपका W अपान जी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको W दिया है 980 न्यूटन और जी का मान कितना दिया भी? जी का मान आपको रखना है 9.8। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भी? कितना आ जाएगा? 100 kg। ठीक है, 100 kg। ऊपर एक जीरो लग जाएगा, नीचे लगा है। ठीक है, तो आप काटेंगे तो इसको ऊपर जीरो लग गया तो ये 91 जवन 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, तो वस्तु का भार दिया है, गुरुत्वीय त्वरण दिया है, तो वस्तु का द्रव्यमान आप इस फार्मूले से निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा, पानी से कम होता है। तो बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है भी? पानी के घनत्व से कम होता है। कोई तो इसलिए यह जो है तैरता है। ठीक, अगर कोई वस्तु, जिस वस्तु में आप डुबे रहे हैं, डुबाया जा रहा है, उस वस्तु का अगर उस द्रव के सापेक्ष अगर घनत्व कम है तो वह वस्तु तैरने लगती है। ठीक है, तैरने लगती है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो पानी का घनत्व आप जानते हैं 1000 kg मीटर पर क्या होता है भाई? क्यूब होता है। ठीक है, कर क्यूब होता है। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। यह जो है बर्फ के घनत्व जो है, बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से 9% क्या होता है? कम होता है। ठीक, कम होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा भाई, ये आप यहाँ पे इतना ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला कहने की क्रायोजेनिक को दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है क्रायोजेनिक भाई? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, यानी कम तापमान का, उच्च तापमान का, कम दबाव का या उच्च दबाव का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कम तापमान को। तो क्रायोजेनिक जो है को दर्शाता है कम तापमान को। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें अत्यधिक निम्न ताप, जैसे 0 से -123 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो 0 से -123 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका रॉकेट होता है, इसमें प्रयुक्त ईंधन जो है बहुत कम तापमान पर भरा इंजन में जाता है, जिससे क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहने कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम अन्य नाम क्या है? तो इसका आपको बताना है। तो ये हर वीडियो में आपको आया है भी, आप आसान है, तो आपको ये आराम से हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा, जड़त्व का नियम। तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? जड़त्व का नियम। ठीक, तो इन्होंने बताया कि अगर कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह गतिमान अवस्था में ही बनी रहेगी, यदि वह स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में ही बनी रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा
जाता है। ठीक है, तो ये उन्होंने नियम दिया था और इन्होंने कुल में 3 नियम जो है प्रतिपादित किए थे। ठीक है, तो द्वितीय नियम क्या कहा जाता है? ये संवेग का नियम भी कहा जाता है और तृतीय नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। तो रॉकेट जो है, लॉन्चिंग जो है, वो किस नियम पर काम करता है? न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। और क्षेत्र रक्षक जो है, जो कैच लेता है अपनी ओर खींचता है, वो द्वितीय नियम पर। ठीक है, तो ऐसे आपको एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर आपको बताना है किसने किया था। चलिए, सही ऑप्शन हो जाए तो ग्रहों की गति के नियम की खोज किसने की थी? तो किसने किया था भाई? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केपलर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो केपलर ने 3 नियम प्रतिपादित किए थे, जो जिसका पहला नियम इन्होंने बताया कि सभी ग्रहों की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तथा सूर्य इस कक्षा के नाभिक मतलब फोकस पर होता है। और तीसरा नियम इन्होंने बताया, ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। और इन्होंने तीसरा क्या बता दी? तो ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा के आवर्त काल का वर्ग अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं? तो आपको यहाँ बताना है कि कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं? तो यहाँ आपको बताना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे इनमें से कौन सी है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्स किरणें। तो एक्स किरणें जो हैं, ये जो हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इन्हें जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे किन्हें कहते हैं? तो वे तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जो तरंगे निर्वात में भी संचरित हो सकती है, उन्हें विद्युत चुम्बकीय या आंतरिक तरंगे कहते हैं। ठीक है, तो सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे एक ही चाल से चलती हैं, जो प्रकाश की चाल के क्या होती है? बराबर होती हैं। ठीक है, तो गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य विकिरण, औरक्त विकिरण, सूक्ष्म तरंगे, दीर्घ रेडियो तरंगे आदि जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। इनका जो है परिसर जो है 10 की पावर -14 मीटर से 10 की पावर 14 मीटर तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस पदार्थ में ध्वनि का वेग सबसे कम होगा? तो यहाँ पे आपको बताना है ध्वनि का वेग सबसे कम किस पदार्थ में होगा। करें कि जल में, इस्पात में, कांच में या वायु में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर राइट हो जाएगा, वायु में। तो वायु में जो है सबसे कम होता है। ठीक, और ठोस में जो है, ठोस द्रव गैस, तो ठोस में सबसे ज़्यादा अधिक होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। तो सबसे कम आपसे पूछा गया है, तो सबसे कम किस में होता है? डी नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो देखिए, ध्वनि की जो चाल होती है वो माध्यम के घनत्व के समानुपाती होती है। जिस माध्यम का घनत्व अधिक होगा उसमें ध्वनि की चाल जो है अधिक, तथा जिस माध्यम का घनत्व कम होगा उसमें ध्वनि की चाल क्या होती है? कम होती है। तो वायु का घनत्व जो है सबसे कम है, इसलिए जो है भाई क्या इसमें जल, इस्पात, कांच तथा वायु में से वायु में ध्वनि की चाल सबसे कम है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका घनत्व कम होगा उसमें वायु उसकी ध्वनि का वेग भी कम होगा। तो ध्वनि जो है क्या भी निर्वात में नहीं चल सकती है। ठीक है, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती है। ध्वनि का यूनिट क्या होती है? डेसिबल में मेजर किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं, अगला है, निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान कीजिए। तो आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन 2 ही दिख रहा है नीचे। ठीक है, तो आप यही भी हो जाएगा। ठीक, समय से पूर्व सूर्योदय और लंबित सूर्य अस्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोगों की पहचान, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और इसके कुछ प्रभाव जैसे टिंडल प्रभाव होता है, सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना, खतरे के संकेतों का लाल होना, ये सब कैसा है? ये प्रकीर्णन के प्रभाव में। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आपको कूट दिया है, रुकिए भी यहाँ पे, चलिए यहाँ से आपको छोटा करते हैं, ये कूट है। ठीक है, देखिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? ये देखिए, तो यहाँ पे आपका देखिए ये नहीं होगा। ठीक है, गलत बता दिए, आप सुधार कर लीजिए भी। तो देखिए, ए नंबर होगा, खतरे के संकेतों का लाल होना, ये आपका क्या है? प्रकीर्णन के प्रभाव है। और देखिए यहाँ पे और हैं जो आपके
सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना भी है, ठीक है, और टिंडल प्रभाव, ठीक है। तो ये नहीं है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के परिवर्तन के कारण होता है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या भी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। डी, ई और ए जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ टिंडल प्रभाव, सूर्य का लाल और प्रकाश का नीला होना और खतरे के संकेतों का लाल होना, ये प्रकीर्णन के उदाहरण है, ठीक है। तो ये बी वाला नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, यहाँ पे बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी दिए गए धातु के तार की विद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करती है? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा जी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तार के पदार्थ की प्रकृति। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो तार की प्रकृति पर जो है प्रतिरोधकता पर प्रभाव करती है, ठीक है। तो प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्पेस करें, एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। इसमें आपको बताना है कि एक रासायनिक परिवर्तन नहीं, देखिए नहीं वाला आपको बताना। तो रासायनिक परिवर्तन में आप जानते हैं न्यू सब्सटेंस बनता है, नया उत्पाद बनता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि एक अंडा पकाना, एक आइस क्यूब पिघलना, केक को बेक करना या केला सड़ना। तो इसमें आपको बताना है कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं वाला हमको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर देखिए बी नंबर राइट हो जाएगा। एक आइस क्यूब का पिघलना, ये कैसा है? भौतिक परिवर्तन है, ठीक है, भौतिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन में जो इसका आकार तो बदल जाता है लेकिन उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, ठीक है। और सब आपके रासायनिक परिवर्तन है, ठीक। जंग लगना, लोहे में भी रासायनिक परिवर्तन है। एक अंडा पकाना, ये भी है। केक को बेक करना और केला सड़ना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन है और नहीं वाला हमको बताना था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहने की सामान्यतः परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो आपको बताना है कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। कहने की प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन या केवल न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये कहाँ होते हैं? नाभिक में होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक की कक्षाओं में क्या करता है? चक्कर मारता रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु हथियार में उपयोग किए जाने वाले सबसे सामान्य समस्थानिक है। तो यहाँ आपको सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर राइट हो जाएगा। यूरेनियम और प्लूटोनियम जो है परमाणु हथियार में उपयोग किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम से 239, ठीक है। और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है और हाइड्रोजन बम किस पर रहता है? नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। इसमें कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संगठक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है? तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो है पेट में नहीं स्रावित होता है। तो नहीं वाला हमको बताना है। तो पोटेशियम क्लोराइड होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बता रहे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी होता है, सोडियम क्लोराइड भी होता है। लेकिन देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं होता, ठीक। तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो ये आपका यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं स्रावित होता और ये सब आपके स्रावित होते हैं, ठीक है। तो यह जो है सल्फ्यूरिक अम्ल एक तीव्र अकार्बनिक अम्ल है। यह गंधहीन रंगहीन पदार्थ है जो जल के साथ विलय है। इसका रासायनिक सूत्र आप जानते हैं H2SO4 होता है, ठीक है। H2SO4 होता है। इसका प्रयोग देखिए जैसे पेट्रोलियम के शोधन में, कई प्रकार के विस्फोटक बनाने में, रंग में व औषधियाँ बनाने में जो है H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। चलिए करेक्ट, निम्न में से किसे मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमा के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन का क्षार धातुओं के साथ हाइड्रोजनों से सादृश्य और हाइड्रोजन का कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया था, इसीलिए हाइड्रोजन को देखो आवारा तत्व कहा जाता है और भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन गैस को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को उन्होंने सही स्थान नहीं दे पाए, इसलिए हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला कहने की निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है? तो इसमें आपको बताना है कौन सी ऐसी गैस है जिसमें तीखी गंध होती है। तो कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, अमोनिया, ठीक है। अमोनिया में जो है गैस में जो है तीखी गंध आती है। तो ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका
ए नंबर सही हो जाएगा। अमोनिया का जो है रासायनिक फार्मूला क्या है, NH3, ठीक है, NH3। और इसकी खोज आप जानते हैं किसने किया था भाई, प्रिस्टले ने किया था। किसने, प्रिस्टले ने किया था। और यह जो है नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख अकार्बनिक यौगिक है। क्या है, अकार्बनिक यौगिक है। और इसका जो है प्रयोग कहाँ जाता है, बर्फ बनाने में, कारखानों में इसे प्रशीतक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है अमोनिया का। आइए देखते हैं अगला है, कहने कि कार्बन के किस रूप का उपयोग शुष्क स्नेहक के रूप में किया जाता है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो किसका प्रयोग किया जाता है, कहने कि कोक का, हीरा का, कोयला का या ग्रेफाइट का। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। शुष्क स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट एक क्रिस्टलीय क्या है, कार्बन का प्राकृतिक रूप है। यह मूल तत्व खनिज है जो अग्नेय और कायांतरित चट्टानों में पाया जाता है। देखिए ग्रेफाइट का उपयोग जो है और किया जाता है जो शुष्क स्नेहक के रूप में, पेंसिल की लीड में और रासायनिक प्रतिरोधी कंटेनरों को बनाने में और बैटरी एनोड आदि बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आज देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला कह रहे हैं कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम आपको बताना है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। राइट आंसर आपका यहाँ कौन सा हो जाएगी, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है NaOH, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक फार्मूला और रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। देखिए तो सोडियम थायोसल्फेट, देखिए सोडियम थायोसल्फेट का ये कहाँ प्रयोग किया जाता है, इसका फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है और इसका फार्मूला आपसे पूछा जाता है। तो Na2SO2O3 5H2, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है किसका है, सोडियम थायोसल्फेट का, ठीक है। और सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है, Na2CO3, ठीक है। और सोडियम क्लोराइड जानते हैं NaCl होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। करें कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी फोटो फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है। तो आपको बताना है कौन सी है जो कौन सी फोटो फिल्मों में इस्तेमाल की जाती है, कौन सी धातु है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रजत का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए सिल्वर क्लोराइड को जो है हार्ड सिल्वर भी कहा जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग जो है फोटोक्रोमेटिक से कांच बनाने में भी होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। करें कि RDX क्या है। आपको बताना है कि RDX क्या है। करें एक विस्फोटक है या कीटनाशकों के उत्पादन में प्रयुक्त एक रसायन है, रक्तचाप मापने का एक यंत्र है या विद्युत धारा मापने का एक यंत्र है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यह जो है ये क्या है, विस्फोटक है, ठीक है। विस्फोटक है जो काफ़ी खतरनाक होता है, ठीक है। तो RDX एक क्या है, विस्फोटक है, जिसे आप कहते हैं रिसर्च एंड द डेवलप्ड एक्सप्लोजिव, ठीक। इसे रायल विध्वंसक विस्फोटक भी कहा जाता है। और इसे जो है साइक्लोनाइट, हेक्सोजेन या T4 भी कहा जाता है। इनके सब अलग अलग इसकी के नाम है। और इसकी खोज आपसे पूछे तो कौन किए थे, जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग ने। किसने भी, जॉर्ज फ्रेडरिक हैनिंग ने जो है इसकी खोज किया था। और जिसका अणुसूत्र आपको याद रखना है O2N2 CH2 और का होल थ्राई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। हो सकता है आपसे फार्मूले भी पूछ लिया जाए, क्योंकि RDX आप जानते हैं कि विस्फोटक आसान है, लेकिन इसके फार्मूले हो सकता है आपसे। और यह जो है पानी में जो है अघुलनशील है, ठीक है। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है। बताइए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। सही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इमाइलेज, ठीक है। तो पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इमाइलेज, ठीक। तो इमाइलेज पाचक एंजाइम लार में पाया जाता है। इमाइलेज स्टार्च, पॉलीसेकेराइड और जटिल कार्बोहाइड्रेट में बंधनों को सरल शर्करा को अवशोषित करने के लिए, आसान बनाने के लिए ठीक है, कार्य करता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, इमाइलेज, ठीक है। अगला है, निम्न में से किसे अंग की व्याधियों के निदान के लिए EEG इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम परीक्षण किया जाता है। तो किसका परीक्षण किया जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा,
ए नंबर मस्तिष्क के लिए। तो ईईसीजी का आपको पूछता है कि किसके निदान के लिए किया जाता है, तो ये मस्तिष्क के जांच के लिए किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, कह रहे कि अग्नाशयी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन परिवर्तित करता है, तो आप यही राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ट्रिप्सिन। ठीक है, तो अग्नाशयी रस में मौजूद ट्रिप्सिन जो है एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। कह रहे कि निम्न में से कौन सा रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है और इसमें कम प्रोटीन होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा किसमें होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लसिका में। ठीक है, तो लसिका रक्त प्लाज्मा के समरूप होता है लेकिन यह रंगहीन होता है क्योंकि इसमें जो है हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो लसिका में जो है हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, यह हल्के पीले रंग का होता है तथा इसमें प्रोटीन कम मात्रा में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं, कहेंगे एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है। यहाँ पर आपको राइट आंसर हो जाएगा, तो कितना होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, 120 से 180। ठीक है, सॉरी 120 से 80। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर देखिए उच्च दाब से पीड़ित होते हैं तो उनका कितना हो जाता है, 120 से 90। ठीक है, और कम निम्न दाब से पीड़ित के लिए हाइपरटेंशन जिन्हें कहते हैं, तो ये अगर इतना हो जाता है दाब तो 100 से 50। ठीक है, तो ये किसके, निम्न दाब से पीड़ित है, हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक, तो ये हाइपोटेंशन होता है। ठीक है, और 120 से 190 से हाइपरटेंशन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सी नंबर राइट हो जाएगा। कहीं मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है, तो ये कहाँ पर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है ऊर्जा का। ठीक है, अगला है, करें कि मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये किसके द्वारा, तो ये कैसी भी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं जो मनुष्यों पर, मतलब हमारे शरीर पर कंट्रोल नहीं होता, स्वयं हो जाती है, उन्हीं को अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। तो आपको बताना है इसमें कौन सा राइट हो जाएगा। तो कौन करता है भी इसकी उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, राइट आंसर ए हो जाएगा, मेडुला के कारण। ठीक है, तो मेडुला के कारण जो है आप खांसी आना, उल्टी होना, ठीक है, लार, ये सब मेडुला के कारण ही नियंत्रित होता है। और ये कैसी क्रियाएं, अनैच्छिक क्रियाएं हैं। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाएं हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो खांसना, छींकना, उल्टी करना, पाचक रसों का स्राव इत्यादि जो है नियंत्रण होता है। अगला देखते हैं, कह रहे कि दिए गए विकल्पों में से अस्थि और मानव शरीर के संबंधित भाग के गलत युग्म का चयन करना है। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, कि मानव शरीर में ये इधर बाएं साइड में अस्थि दिया गया है, और ये कहाँ पाए जाती हैं, किस शरीर के किस भाग में, दाएं तरफ दिया गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए ऊर्ध्व हन्व स्थिति ये कहाँ होता है, ये जबड़ा में होता है। जानुका अस्थि ये कहाँ होती है, ये आपकी पैर में होती है, बिल्कुल सुमेलित है। कहने की मणिबंध, कहने गर्दन में है, मणिबंध ये हाथ में होता है, क्या भी हाथ में पाई जाती है, तो ये गलत, यही सुमेलित नहीं है। अंतः प्रकोष्ठिका अस्थि कहाँ, ये हाथ में पाई जाती है। ठीक है, ये भी आपका सुमेलित है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सुमेलित नहीं है, सी नंबर सुमेलित नहीं है। तो मणिबंध ये गर्दन में नहीं है, हाथ में पाई जाती है। चलिए आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि निम्न में से किसे भूख हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि यह भूख को उत्तेजित करता है, भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है। कौन करता है भी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रेलिन। ठीक है, तो ग्रेलिन जो है ये भूख हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह जो है भूख को उत्तेजित करता है, भोजन को सेवन बढ़ाता है और वसा को भंडारण में वृद्धि करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, करें निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है, किसकी कमी से होती है, आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए नंबर सही हो जाएगा, विटामिन डी की कमी से। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से आप जानते हैं रतौंधी होती है, और विटामिन बी आप जानते हैं बेरी, और विटामिन सी स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, विटामिन बी सी आपके जल में घुलनशील है। आइए देखते हैं, HIV एड्स विषाणु का संक्रमण स्पेस नहीं हो सकती है, मतलब किसके कारण जो है एड्स से संक्रमित व्यक्ति नहीं हो सकता है। देखिए, तो आपको कहने स्तनपान से हो सकता है, रक्त आदान से हो सकता है, यौन संपर्क से हो सकता है, लेकिन हाथ मिलाने से नहीं हो सकता। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हाथ मिलाने से जो है किसी भी व्यक्ति को एड्स से पीड़ित नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं अगला,
रक्त अल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? ठीक है, तो एड्स का फुल फॉर्म तो जानते ही ना, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहे कि रक्त अल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है, मतलब कि रक्त की कमी किसके कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आरबीसी की कमी से जो है रक्त अल्पता मतलब एनीमिया, रक्त में खून की कमी जिसका मतलब है। ठीक है, या जो है लाल रक्त कोशिका में पाए जाने वाले कण हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आने से होती है। तो हीमोग्लोबिन के अणु में अनचाहे जो है परिवर्तन आने से भी रक्त अल्पता के लक्षण प्रकट होते हैं। तो यहाँ पे आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं भी, कहने के निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है, कौन जाना जाता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइबोसोम। ठीक है भी, राइबोसोम। तो राइबोसोम को जो है कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट हो जाएगा, ए नंबर। अभी देखते हैं अगला है, कहने के निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो कौन किसको किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेटाजोआ। तो कैरोलस लिनियस ने प्राणी जातियों के नामकरण हेतु क्या बनाया था? एक द्विनाम पद्धति को विकास किया था, जिस कारण से कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है किसको? मेटाजोआ को। तो ये भी याद रखिए कभी, द्विनाम पद्धति के जनक कौन है? विकास किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने। आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, तो यह जो है प्राणी जगत के दो उप जंतु जगत में विभाजित किया गया है। तो प्रोटिस्टा जगत तथा मेटाजोआ जगत। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत जो है सुकेंद्रीय एक कोश की जीव आते हैं। ठीक है, जबकि जो है मेटाजोआ जगत के अंतर्गत समस्त बहुकोश की जीव आते हैं। ठीक, तो मेटाजोआ के जगत के अंतर्गत क्या आते हैं? समस्त बहुकोश की जीव आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, मेटाजोआ। अगला है, कह रहे कि सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? मैमल बताइए कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा चाहिए? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ब्लू व्हेल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ए नंबर। और स्थल पर सबसे बड़ा जानवर कौन भी? हाथी है। ठीक है, और ऊंचा सबसे कौन सा जानवर? जिराफ होता है। ठीक है, और सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है? चीता। अगला देखते हैं, कह रहे कि लाइकेन प्लांट स्पेस डिवीजन से संबंधित है, आपको यहाँ बताना है किससे भी। तो सही ऑप्शन आपका यहाँ राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थैलोफाइटा। ठीक है, तो लाइकेन प्लांट जो है थैलोफाइटा से संबंधित है, और लाइकेन जो है प्रदूषण का सूचक भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा कौन सा भी? बी नंबर। करें कि स्पेस बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गैमेटोफाइटा और स्पोरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं, जिनकी संवहनी पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ चर्चा की जाती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। टेरिडोफाइटा जो है बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं जो स्वतंत्र गैमेटोफाइटा और स्पायरोफाइटा चरणों के साथ एक अद्वितीय जीवन चक्र साझा करते हैं। ठीक है, जिनकी सामान्य पौधों सहित आमतौर पर सामान्य विशेषताओं के कारण एक साथ रहती होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बी नंबर याद रखना है, टेरिडोफाइटा। अगला देखते हैं भी, कहने की सामान्य गेहूं का वनस्पतिक नाम बताना है, क्या है गेहूं का आपको वनस्पतिक नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ट्रिटिकम स्टिवम जो है ये गेहूं का वनस्पतिक नाम है। ठीक है, और जैसे अगर आपसे पूछे सरसों का वनस्पति नाम क्या है, तो ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। ठीक है, और मटर का पाइसम्स सटाइबम होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। कह रहे कि इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है। राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, स्त्री केसर। ठीक है, पुष्प का मादा जनन अंग क्या है भी? स्त्री केसर होता है, जिसके शीर्ष पर एक वर्तिकाग्र होता है। स्त्री केसर एक फूल का बीजांड उत्पादक भाग है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। करें कि पौधों में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है? राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के
द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके 80 प्रश्न हो जाते हैं। तो आज थोड़ा लेट हो गया वीडियो, ठीक है, इसके लिए क्षमा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया है। देखिए आपकी अभी इसमें 8-9 में प्रैक्टिस सेट था, तो अभी इसमें कितने बाकी है? अभी इसमें 6 प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।